नमस्कार दोस्तों, हम ब्रह्मांड के बारे में पहले से कहीं ज्यादा समझते हैं, लेकिन अभी भी कई मिसकंसेप्शन हैं जो हम में से कई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इनमें से कुछ स्पेस मिथ तो विश्वसनीय भी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पीली आग का एक जलता हुआ गोला है, या कि पृथ्वी का तापमान गर्मियों के महीनों में ज्यादा होता है क्योंकि वो सर्दियों की तुलना में उस समय पृथ्वी की परिक्रमा ज्यादा करीब से करता है। इनमें से कुछ स्पेस मिथ को हाल ही में हुई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज और स्टडीज के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा हम ब्लैक होल के बारे में सीखते हैं, उतने ही ज्यादा मिथ और सिद्धांत उनके बारे में गलत साबित होते जा रहे हैं। क्या ब्लैक होल अपने कोर में मैटर को चूसते हैं? ना, ऐसा नहीं है। तो आराम से बैठिए और ये जानने के लिए तैयार हो जाइए कि ब्रह्मांड के बारे में आपने जो सोचा था उसमें से कितना पूरी तरह से गलत था। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के 4 मिथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4 पर है ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना इंटेंस होता है कि प्रकाश भी उनके चंगुल से बच नहीं सकता। वे तारों से जीवन को खत्म कर देते हैं, गैस की परतों को चीर देते हैं और एटम्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उन्हें अक्सर विशाल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों को साफ करने में सक्षम होते हैं। हालांकि साइंस फैक्ट और साइंस फिक्शन के ब्लैक होल पूरी तरह से एक जैसे नहीं हैं। हकीकत में ब्लैक होल ब्रह्मांड में किसी भी अन्य मैसिव ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक स्पीड, चाहे वो ग्रह हो या ब्लैक होल, वो एस्केप वेलोसिटी के रूप में जानी जाती है। सूर्य जैसे ऑब्जेक्ट के लिए एक मामूली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को बचने के लिए केवल 618 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि इससे ज्यादा की स्पीड अगर कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लेता है तो वो सूर्य जैसे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की पकड़ से छूट सकता है और इससे दूर चला जा सकता है। लेकिन अगर यह स्पीड प्राप्त नहीं की जा सकती तो वो ऑब्जेक्ट वापस सोलर सरफेस की ओर गिर जाएगा। ठीक इसी तरह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर प्रकाश की गति से यात्रा करने वाली कोई भी चीज लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भागने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होगी, तो उसके पास एकमात्र विकल्प अंदर की ओर बढ़ना होगा। मतलब कि अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं होगी तो आप ब्लैक होल की तरफ गिर जाएंगे, ना कि चूस लिए जाएंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाएंगे, एस्केप वेलोसिटी उतनी ही कम होगी और इवेंट होराइजन से दूर ब्लैक होल किसी स्टार की तरह ही बिहेव करेंगे। बहुत दूर और बहुत तेज गति से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट को केंद्र में खींचे जाने का कोई खतरा नहीं होगा। और अगर आज सूर्य को उसी के मास के ब्लैक होल से बदल दिया जाए तो पृथ्वी नॉर्मली परिक्रमा करती रहेगी। बस सूरज के अभाव के चलते पृथ्वी जम जाएगी और सभी जीवन समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, गर्मियों में पृथ्वी सूरज के ज्यादा करीब होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमती, बल्कि इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। इसलिए यह समझना आसान है कि कुछ लोग क्यों ये मान लेते हैं कि मौसम सूर्य से दूरी की वजह से होते हैं। लेकिन ये आइडिया तब सही नहीं लगता जब आप सोचते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में साल के अलग अलग समय पर गर्मी होती है। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा उतनी अंडाकार नहीं है जितनी लोग कल्पना करते हैं, और एक साल के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का केवल 5 मिलियन किलोमीटर से ही इसकी कक्षा बदलती रहती है, जो कि केवल 3% ही होगी। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान हम वास्तव में गर्मियों की तुलना में सूर्य के ज्यादा करीब होते हैं। मौसमों का रियल रीजन पृथ्वी का सूर्य के करीब आना या दूर जाना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बदलाव तो होता नहीं, बल्कि इसका रीजन पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, जो कि 23.4 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। पृथ्वी ऐसे नहीं बल्कि कुछ इस तरह से घूमती है अपनी एक्सिस पर। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, प्रकाश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर प्रोपोर्शनली अलग अलग एंगल पर और हर दिन अलग अलग समय के लिए पड़ता है। सर्दियों के दौरान दिन छोटे होते हैं क्योंकि प्रकाश वायुमंडल पर लो एंगल पर पड़ता है। प्रकाश सतह की ओर यात्रा करते समय गैसों के बीच से होकर गुजरता है और जमीन पर पहुंचते ही फैल जाता है, जिससे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सतह को गर्म नहीं कर पाती। वही गर्मियों के दौरान दिन बहुत लंबे होते हैं और सूरज की रोशनी पृथ्वी पर एक तीव्र एंगल पर पड़ती है, जो जमीन की ओर सीधा रास्ता बनाती है और ऊर्जा को छोटे छोटे क्षेत्रों में केंद्रित करती है, जिससे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, जिस वजह से सतह गर्म हो जाती है। नंबर 2, सूरज जल रहा है। दोस्तों, आग को सर्वाइव करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: ईंधन, हीट और ऑक्सीजन। सूरज में ईंधन होता है
क्योंकि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। हीलियम एक निष्क्रिय तत्व है और पीरियोडिक टेबल पर अपने कुछ अस्थिर पड़ोसियों की तरह जलता नहीं है, लेकिन वही हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। सूरज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसकी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए सूरज के लिए फायर ट्रायंगल अधूरा है। वास्तव में सूर्य एक्चुअली में आग का गोला नहीं है, बल्कि ये जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का परिणाम है। हमारे तारे के हाई प्रेशर और हाई हीट एनवायरनमेंट के अंदर हाई स्पीड वाले हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के टेम्टोमीटर यानी 0.40 × 0.1 मीटर के भीतर आते हैं। इस दूरी पर टकराव से दो नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हीलियम बनता है और गामा रेडिएशन के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य के अंदर हर सेकेंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन आपस में टकराकर 6,50,000 टन हीलियम बनाते हैं, जो एक चेन रिएक्शन में ज्यादा फ्यूजन को ट्रिगर करता है और इस नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू रखता है। नंबर 1, एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे सौर मंडल में उस क्षेत्र में बहुत सारी चट्टानें हैं जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद टुकड़ों के इस बेल्ट में लगभग 1 से 2 मिलियन एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जो लगभग 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा चौड़े हैं। वहीं इस बेल्ट में अनगिनत लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड्स हैं, जिनमें से कुछ शायद कंकड़ से भी बड़े नहीं हैं। बड़े एस्टेरॉयड कभी कभी टकराते हैं, जिससे बेल्ट में छोटे टुकड़े फैल जाते हैं और मिथ के अनुसार किसी भी अंतरिक्ष यान को खतरा हो सकता है जो इसके बीच से गुजरने की हिम्मत करते हैं। दरअसल इस मिथ को साइंस फिक्शन ने हवा दी जब हान सोलो स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक बैक में मिलेनियम फाल्कन को एस्टेरॉयड बेल्ट में ले जाते हैं तो C-3PO चेतावनी देता है, सर, एस्टेरॉयड बेल्ट में सफलतापूर्वक नेविगेट करने की संभावना लगभग 3720 में एक ही बार है। अगर उस फिल्म में दिखाए गए हॉट एस्टेरॉयड फील्ड हमारे अपने जैसा होता तो वो इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। हालांकि वैसे वो एस्टेरॉयड बेल्ट साइंस फिक्शन था और कहीं दूर किसी दूसरे स्टार सिस्टम में था। लेकिन अगर हम अपने एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें तो 1970 के दशक में नासा का पायनियर 10 एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। पायनियर को केवल एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब की एक परत ने सुरक्षित रखा था, लेकिन स्पष्ट खतरे के बावजूद ये बिना किसी खतरे के निकल गया। असल में सावधानी से चल के बचने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है। यह बेल्ट अंतरिक्ष में लगभग 225 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और एवरेज एस्टेरॉयड के बीच लगभग 9,70,000 किलोमीटर की दूरी होती है, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से 2 गुनी से भी ज्यादा है। फिल्मों में दिखाए गए भीड़ भरे स्थान की तुलना में एस्टेरॉयड बेल्ट वास्तव में खाली होते हैं, जिसमें से आसानी से कोई सा भी अंतरिक्ष यान पार कर जाता है। हालांकि लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में एक बहुत बड़ा खतरा धूल के साइज के कण होते हैं जो एस्टेरॉयड के टकराने से बनते हैं। ये छोटे कण निश्चित रूप से अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए हमेशा वही रास्ता चुनते हैं जहां उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो और किसी भी तरह का कोई और भी खतरा न हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।